और हो ये रहा है कि यहाँ तो बच्चियां क्लास अटेंड भी नहीं कर रही हैं, क्योंकि अभी उनका समर वेकेशन चल रहा है। अभी तो वो छुट्टियां अटेंड बेटा एंजॉय करने में लगी हुई है। उनको मालूम नहीं है कि इतना सारा सिलेबस अभी स्कूल ओपन होते ही वो दे देंगे। पता नहीं कैसे तैयारी हो रही है सब लोगों की। हम तो खैर टेस्ट लेके पढ़ाते हैं, ऐसे मैं मैकेनिकल वे में तो नहीं पढ़ा सकती बेटा, मैं तो अपनी स्पीड से और समझा के ही पढ़ाऊंगी। अब बेटा 17th पेज पे थर्ड पैराग्राफ, सेकंड एडवाइस। तो हमें सारी एडवाइस मार्क ट्वेन की पता होनी चाहिए। तो मार्क ट्वेन ने पहली एडवाइस दी थी, ओबे योर पेरेंट्स। अब सेकंड एडवाइस क्या दे रहा है? बी रेस्पेक्टफुल टू योर सुपीरियर्स। जो तुमसे सुपीरियर हैं, सीनियर नहीं बोला है, सुपीरियर बोला है। जो तुमसे सुपीरियर हैं उन्हें रेस्पेक्ट दो। इफ यू हैव एनी, अगर आपके कोई सुपीरियर हैं तो, आयरॉनी यूज हुई है बेटा, आयरॉनिकल, सेटायर। अगर आप हैं तो आप अपने आप को परफेक्ट समझिए, कोई जरूरत नहीं है कंपैरिजन करने की। तो वो कह रहा है अगर आपका कोई सुपीरियर है तो उसे आप रेस्पेक्ट दो। कहने का मतलब ये होता है बेटा, वी ऑल आर यूनिक and we should respect ourselves. And if we respect ourselves, then automatically we give respect to others. Otherwise, अगर हम इसी चक्कर में बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरे से सीनियर है, ये मेरे से जूनियर है, तो फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। तो मार्क ट्वेन हमें ये बताना चाहता है, ईच वन ऑफ अस इज यूनिक। We should do our job. We should do our work respectfully. And when we are busy in our work, automatically we give respect to others. So he says also to strangers. Respect अगर देना है तो फिर सबको दो ना, अजनबियों को भी दो। एंड समटाइम्स टू अदर्स, और दूसरों को भी दो। आयरॉनी समझ आ रही है आपको? आयरॉनी ये है बेटा, रेस्पेक्ट इज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। It is not possible that you give respect to certain people and you should be irrespectful towards others. No, we should be respectful to ourselves and to everyone around. इट इज नॉट एट ऑल अबाउट सुपीरियर कोई है तो, सुपीरियर तो कोई होता ही नहीं है, सब अपना अपना काम अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हम सब यूनिक हैं। इफ अ पर्सन ऑफेंड्स यू, अब बेटा यहाँ पे वो कहता है अगर कोई आपको ऑफेंड करता है, इंसल्ट करता है, हेट करता है, एंड यू आर इन डाउट एज टू वेदर इट वॉज इंटेंशनल और नॉट। बेटा यहाँ पे हिपोक्रेसी को हाईलाइट किया है। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी क्या होता है? डबल फेस्ड लोग। हमारे सुपीरियर्स, हमारे सीनियर्स, बहुत पॉसिबल है बेटा इंसल्ट कर दें हमारे, और फिर ऐसा शो ऑफ करते हैं कि उन्होंने नहीं इंसल्ट किया। तो ये कह रहा है अगर कोई आपको ऑफेंड करता है, अगर आपको लगता है किसी ने आपको इंसल्ट किया है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो कर भी रहा है या सिर्फ बेटा शो ऑफ कर रहा है, डू नॉट रिजॉर्ट टू एक्सट्रीम मेजर्स। बेटा डू नॉट रिजॉर्ट टू, रिजॉर्ट टू का मतलब गो टू, टेक टू। बहुत एक्सट्रीम मेजर्स में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली वॉच योर चांस एंड हिट हिम विद अ ब्रिक। अपना मौका आने दो और सिर पे ईंट मारो उसके। पैराडॉक्सिकल हुआ कि नहीं हुआ? पैराडॉक्स हुआ कि नहीं हुआ? एक तरफ तो कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप मत उठाना,
अब बेटा इससे ज्यादा एक्सट्रीम क्या होगा कि आपने उठाया और किसी का सिर पे ईंट मार दिया, इससे ज्यादा एक्सट्रीम क्या होगा? तो बेटा इस लाइन में वो ये कहना चाहता है कि जब कोई हमें इंसल्ट करता, इग्नोर करता, तो फिर वी शुड पे हिम इन द सेम कॉइन। आप वैसा ही करो जैसा सामने वाले ने आपके साथ किया है। हमें सिखाया जाता है, कोई देखो बुरा बोल रहा है, बड़ा है ना तुमसे कोई बात नहीं, बड़ा है ना तुमसे कोई बात नहीं। और राइटर ये कहना चाहता है रेस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए, बड़े छोटे की कोई बात नहीं होती है। और जब हम किसी का रेस्पेक्ट करते हैं तो बेटा हम पहले अपना रेस्पेक्ट करते हैं। और अगर कोई आपको ऑफेंड कर रहा है, अगर आपको बुरा लग रहा है, अगर आपको खराब लग रहा है, तो नो नीड टू गिव रिस्पेक्ट। आप दूर रहो। सिर पे ईंट मारने का मतलब है यू शुड बी डिटरमिन, यू शुड पे हिम इन द सेम कॉइन। जैसा उसने किया इग्नोर, आप भी कर दो इग्नोर। इट इज एज सिंपल एज दिस। फालतू के काम में मत पड़ो। अब दैट विल बी सफिशिएंट। इतना करते ही काम हो गया आपका। पर इफ यू शैल फाइंड दैट ही हैड नॉट इंटेंडेड एनी ऑफेंस, और बाद में आपको अगर पता चलता है कि उसने आपकी इंसल्ट, उसने आपको बेटा हेट, आपसे जेलसी जानबूझकर नहीं करी थी, अनइंटेंशनली करी थी, कम आउट फ्रैंकली एंड कन्फेस योरसेल्फ इन द रॉन्ग। तो आप जाओ और जाकर के सॉरी मांगे। व्हेन यू स्ट्रक हिम, जब आपने उसको स्ट्राइक किया, हिट किया था, आप जाके सॉरी मांगो और आप बोल दो ओ आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपने इंटेंशनली नहीं किया है, मुझे एक्सीडेंटली हो गया, इट्स ओके, तो मेरे से भी गलती हो गई है, मेरे से भी एक्सीडेंटली हो गया। तो बेटा कहने का मतलब ये है इस लाइन का कि लोग जो होते हैं, जो पोजीशन पे होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं बेटा, वो हमें कुछ भी बोल देते हैं और फिर उसके बाद बड़े मजे में आके कहते ओ आई एम सो सॉरी, प्लीज डोंट माइंड इट। पर ऐसा होता नहीं है। इफ वी आर हार्श टू एनी वन इन लाइफ, तो बेटा ही फील्स बैड, नो मैटर हाउ मच सॉरी यू आस्क। तुम कितना सॉरी उससे मांगो, कोई फायदा नहीं होता है, बिकॉज सामने वाले को हर्ट हो गया है। इसका इसी को बेटा ह्यूमरसली उसने बोला है, फनी वे में वो समझा रहा है। अगर किसी को सिर पे आपने मार दिया, ईंट मारी उसके सिर पे, और फिर जाके आप उससे बोल रहे हो आई एम वेरी सॉरी, ओ आई डिडंट नो इट, कि आपसे इंटेंशनली नहीं हुआ है, एक्सीडेंटली आपसे मेरी इंसल्ट हो गई, ओ आई एम सो सॉरी। अब बेटा सोचो जिसके चोट लगा हुआ है, वो क्या आपको माफ करेगा? विल ही फॉरगिव यू? नेवर एवर। तो वही बात वो कहना चाह रहा है कि बड़े बड़े लोग बेटा, ईंट मारने का मतलब है स्पीकिंग हार्श वर्ड्स। वर्ड्स आर मोर डैमेजिंग देन एक्शंस। और इतने बुरे बुरे बातें बोल के और फिर सॉरी मांग लेते हैं, सो बैड। और वो बेटा इम्पैक्ट परमानेंटली हो जाता है सामने वाले के ऊपर। सॉरी मांगने से कुछ फायदा नहीं होता है। मार्क ट्वेन वही समझा रहा है। मैं पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं सारी चीजें जैसा लास्ट पैराग्राफ के बारे में बताया था वैसे ही फिर से बताऊंगी, हर हर चीज का क्या मतलब है। अभी लाइन बाय लाइन लाइन आप समझते जाओ क्या समझा रहे। एक्नॉलेज इट लाइक अ मैन। और बेटा आप अपनी गलती को एक्नॉलेज करो लाइक अ मैन। सब जगह आयरॉनी लिखो यहाँ पे। लाइक अ मैन का मतलब दैट इज अ करेज। अपनी गलती मानना बहुत महानता की बात होती है, इट इज द ग्रेटनेस। एक महान इंसान है जो होता है वो ही अपनी गलती मानता है। एंड से यू डिडंट मीन टू, और तुम भी कह देना मैं चाहता तो नहीं था, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, पर हो गया कोई बात नहीं। वो भी कह रहा है अरे मैंने तो आपका इंसल्ट नहीं किया, बाय चांस हो गई, तो आप भी उसको ऐसे बोल देना ओ आई एम सो सॉरी, मेरे को आपको मारना नहीं था पर लग गई चोट। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें आयरॉनिकल है।
ना तो ऐसा होता कि इंसल्ट अनइंटेंशनली होती है, और ना ही ऐसा होता कि मारने के बाद आप सॉरी बोलो और सामने वाला आपको माफ कर दे। यस, ऑलवेज अवॉइड वायलेंस। और बेटा आपको वायलेंस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मारपीट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इन दिस एज ऑफ चैरिटी एंड काइंडलीनेस, आयरॉनी, आयरॉनी यूज हुई है। आज का जमाना इतना बेटा चाहे चैरिटी वाला है, लव सिंपैथी काइंड एटमॉस्फेयर है। आपको भी पता है आज के जमाना कितना काइंड और चैरिटेबल है, आपको भी पता है बेटा, इसलिए आयरॉनिकल है। द टाइम हैज गॉन बाय फॉर सच थिंग्स। और बेटा ऐसी चीजें जो है वो तो कब की खत्म हो चुकी, वॉयलेंस वाली तो। लीव डायनामिट टू द लो एंड अनरिफाइंड। बेटा डायनामिट का मतलब लिखो एक्सप्लोसिव्स, बॉम्ब। ये जो वॉयलेंस वाले वो बॉम्ब्स है ना बेटा, ये वॉयलेंस वाले जो एक्सप्लोसिव्स हैं, ये काम उन लोगों के लिए छोड़ दो जो लोग लो पोजीशन के हैं, अनरिफाइंड, अनएजुकेटेड, अनसिविलाइज्ड, बेटा इल बिहेव्ड लोग, उनके लिए छोड़ दो आप ऐसा मत करो। आप तो बड़े प्यार से ईंट मारो, और फिर अगर गलती आपको लग रहा है हो गई तो जाके सॉरी मांग लो। तो बेटा कहने का मतलब क्या है वो समझो, ये वाली लाइन याद रखना, हार्श वर्ड्स आर मोर डैमेजिंग देन बेटा हार्श एक्शन। तो यहाँ पे वो कह रहा है वॉयलेंस का मतलब क्या होता है, बहुत बुरा कोई आप फिजिकल किसी को पिटाई करो, जरूरत ही नहीं है, यू डू इट विद योर बेटा वर्ड्स, दैट इज रिफाइंड वे ऑफ इंसल्टिंग अदर्स। अब सुनो सेकंड एडवाइस, कितनी चीजें पढ़ेंगे सेकंड एडवाइस में। एडवाइस क्या है, ह्यूमर क्या है, रियल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो एडवाइस ये है बेटा दैट वी शुड रेस्पेक्ट आवर सुपीरियर्स, वी शुड रेस्पेक्ट एनीवन, एवरीवन, फाइन। दूसरा ह्यूमर ये है बेटा कि आप जब किसी को देखें कि कोई आपको इंसल्ट करता, ऑफेंड करता, तो यू शुड हिट हिम विद अ ब्रिक and you should ask sorry if you find that his offending was not intentional. What is the real meaning? What is the implied meaning? Writer wants to tell that everyone is unique. Writer wants to tell that we should respect ourselves first, and then respect comes for everyone. And it is not desirable that if someone offends you, then also you give him respect. No. If people are not good to us, it is good to maintain a distance. He wants to say that harsh words are like violence. So in this world, there are people who will hurt us, who will speak harsh words to us, and then they will ask sorry. But such kind of behavior is never acceptable, because word beta damage, pain caused by words cannot be forgiven. वो कभी माफ नहीं किया जा सकता और ना होता। दैट इज द इम्प्लाइड मीनिंग। मार्क ट्वेन हमें ये बताना चाहता है दैट वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल स्पीकिंग टू अदर्स, स्पेशली द वर्ड्स दैट कैन हर्ट अदर्स। ये बेटा सेकंड एडवाइस का मतलब। एंड आई डू होप दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल। बाकी जब मैं नोट्स दूंगी तो हम उसमें से पढ़ें। फिर भी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लेना। आयरॉनी बताया, पैराडॉक्स बताया, सिमली बताने की जरूरत नहीं थी मुझे, ऑलरेडी लाइक लाइक लिखा हुआ है तो तुमको पता है। हाँ दृष्टि, कुछ पूछना है क्या बेटा, बोलो। Yes, ma'am. हाँ Ma'am, can you please explain this quote? Leave dynamite to low and unrefined. हाँ हाँ हाँ, ये वाली जो लाइन है बेटा, इसका मतलब ये है द राइटर सेज दैट एक्सप्लोसिव्स, द डायनामाइट मतलब बॉम्ब्स
should be used by those people who are not well educated, who are uncivilized. In today's time, आज के जमाने में जो बेटा वॉयलेंस करता है, जो झगड़ा करता है, जो मारपीट करता है, वो लोग वो हैं जिनके पास वर्ड्स नहीं है। तो बेटर ये है कि जब हम किसी से बेटा बात करते हैं तो वी शुड स्पीक our difficulties, we should speak our mind to them. There is no need to use the आर्म्स, वेपन्स उठाने की क्या जरूरत है, वॉयलेंस की क्या जरूरत है। वॉयलेंस वही करेगा जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करने की फिर बेटा एबिलिटी नहीं है। तो ये कहने का मतलब है झगड़ा वही करते हैं, वॉयलेंस वही करते हैं जो अनएजुकेटेड, अनसिविलाइज्ड, दैट ही वांट्स टू। और बड़े लोग क्या करेंगे, पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे, दे विल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीक द वर्ड्स, और बोलते हैं और बेटा फिर उसके बाद वो डैमेज कर देते हैं। पर इसमें वो खास आपको समझा रहा है वॉयलेंस नहीं करना चाहिए। वॉयलेंस का मतलब पता है, मार पिटाई नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए, दैट ही वांट्स टू। ठीक है, बच्चे बड़ी जल्दी जल्दी झगड़ा करते हैं ना, दैट्स। दो एडवाइसेस हो गए बेटा, आने वाले दिनों में दो और करेंगे, टोटल 7 एडवाइसेस। अब आप निकालो अपने नोट्स, और बेटा अभिसार के नोट्स का आप निकालोगे, अगर पीडीएफ है आपके पास तो आप निकालोगे 1 2 3, थर्ड पेज, फोर्थ पेज पीडीएफ, थर्ड पेज पीडीएफ। और बेटा अगर जिनके पास नहीं है पीडीएफ और जिनके पास फिजिकल नोट्स हैं, तो हमने साइड में लिखा हुआ है अभिसार 2 पेज, और बेटा क्वेश्चन नंबर 4th पे आ गए हैं। 4th तो मैंने करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ूंगी आज, क्वेश्चन नंबर 5th। और बेटा जो पीडीएफ है उसका लास्ट पेज है। तो आज हम अभिसार का 5th पे बेटा पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। हर चैप्टर में आपको 5 क्वेश्चंस दे रहे हैं। 2 क्वेश्चंस हो गए शॉर्ट वाले 5 मार्क्स वाले, 3 क्वेश्चंस हो गए 5 मार्क्स वाले, और 2 हो गए 10 मार्क्स वाले। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 मार्क्स का है, अभिसार का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर हमारा ये तैयार हो जाएगा। अब आप आ जाओ बेटा लास्ट पेज ऑफ द नोट्स, क्वेश्चन नंबर 5। How apt is the title of the poem Abhisar the Triest? टाइटल ऑफ द पोएम कैसे अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है, ये बताओ। तो बेटा इसके लिए हमने समझाया टाइटल क्यों सही है, टाइटल कैसे जस्टिफाइड है, टाइटल का मीनिंग बताएंगे, और फिर ये पोएम में कब होता है वो बताएंगे। Abhisar is the most appropriate title for the poem by Rabindranath Tagore. Literally, symbolically and spiritually. तीनों तरीके से, लिटरली, स्पिरिचुअली, सिंबॉलिकली, तीनों तरीके से ये टाइटल अप्रोप्रिएट है। द वर्ड अभिसार लिटरली मीन्स एन एग्रीमेंट टू मीट. The literal meaning of triest is the appointed meeting between two people. अब ये जो बेटा एग्रीमेंट टू मीट है ये कैसे हुआ? अभिसार took place, agreement to meet took place when Vaswadatta, the dancing girl, stumbled and her foot touched the chest of Upagupta. Stumble का मतलब लड़खड़ा गई थी. An ascetic sleeping on the dusty ground at night. She was struck by his outer personality and requested him to come with her to her house. The young ascetic answered, "Woman, go on your way. When the time is ripe, I will come to you." कोट लिखा है बेटा. Trials took place. Appointed meeting कब हुई? Trials took place after some time. Vaswadatta was afflicted with a contagious skin disease. बेटा contagious आपको पता है, that is infectious, and was forced to leave the city.
She was lying in the shadow of the wall. Upagupta took pity on her. He not only sat by her side, but took her head on his knees. He offered water to quench her thirst. Quench का मतलब fulfill her thirst, and applied medicine on her wounds. So this meeting can be described as a meeting of two pure souls looking something much beyond worldly pleasures. दुनिया के प्लेजर से बहुत बहुत दूर का बेटा प्लेजर जो है वो उन्हें मिला. That is the spiritual pleasure that they got. एक बात खास ध्यान रखना कि आप हर आंसर में मैटर अलग अलग लिख रहे हो, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग है. अपना पूरा फोकस आप क्वेश्चन पे रखना. आप बेटा पूरे के पूरे पोयम में से कम 2 या 4 या 6 लाइंस याद कर लेना. अलग अलग ही कर लेना चाहे, या जैसे मैंने लिखा है वो लिख कर लेना. और फिर आप हमेशा अपने आंसर में कोट लिखोगे. दैट विल गिव यू अच्छे मार्क्स. और ऐसी कहानी नहीं लिखना है हर जगह. आप खुद भी देखोगे, मैंने सैंपल आंसर्स इसीलिए आपको लिख के दिए हैं. आप खुद देखो, हर आंसर में बेटा अलग लैंग्वेज है और अलग बात लिखी है. ठीक है, चलो आप निकालो अपना वर्कबुक और वर्कबुक. हाँ बेटा बोल. मैम जैसे आपने हमें 10th में बताया था कि अगर हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट हमें 6 to 7 लाइन लिखनी चाहिए जो मतलब उसका प्रॉपर मैटर कंटेन करती हूँ. तो मैम जैसे यहाँ अभी 11th में और 12th में 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो मैम इनमें अप्रोक्सीमेटली हमें कितनी लाइन्स लिखनी चाहिए? इट इज लाइक व्हेन यू आर राइटिंग 5 मार्क्स आंसर, तो आपको आइडियली बेटा अपना आंसर 2 पैराग्राफ्स में लिखना होगा. और आपको ये मान करके चलो 100 120 वर्ड्स, 100 वर्ड्स 120 वर्ड्स, मतलब यू कैन राइट इट इन 10 12 लाइन्स. एंड व्हेन यू आर ओके मैम. राइटिंग 10 मार्क्स आंसर, और भी एक बात बता दूं, रजिस्टर का 3/4 पेज भर जाता है. 3/4 पेज ऑफ रजिस्टर फॉर 5 मार्क्स ऑफ आंसर. And if you are writing your 10 marks answer, then you are going to write 200 words. That means 200 means आराम से बेटा आप ये मान के चलो कि आपका 15 मतलब 18 20 लाइन्स होगी. 18 and 20 यस मैम. sentences should be there. And पूरा एक पेज फिल होता है. And it can go to the next paragraph, next page, 1/4 पेज या हाफ पेज. जैसे हाफ तो ज्यादा हो जाएगा, 1/4 पेज. अब आप जब लॉन्ग आंसर 10 मार्क्स वाला लिख रहे हो तो आप आराम से बेटा 3 और 4 पैराग्राफ्स चेंज करो. और अगर आप 5 मार्क्स का लिख रहे हो तो आप 1 पैरा चेंज करो. दैट इज कोट लिखते हैं ना, तो 2 लाइन ओके. वैसे भी चली जाए. अब बेटा यस मैम. है ना, हम आ जाते हैं वर्कबुक में पेज नंबर 17 पर. और 7th वाला जो है बेटा वो हम कर रहे हैं. कंप्लीट द सेंटेंस बाय प्रोवाइडिंग अ रीजन. तो पेज नंबर 17 वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है. द डांसर हैड टू लोअर हर लैम्प बिकॉज. द डांसर हैड टू लोअर हर लैम्प बिकॉज. बेटा जो हमारी ये है वासवदत्ता, इसने जो लैंप था उस लैंप को नीचे करा था. तो क्या जरूरत पड़ गई थी उसको लैंप नीचा करने की, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है. एक आंसर, एक रीजन बहुत है, पर बेटा हम एक नहीं लिखते हैं. हम सोचते हैं कम से कम 2 तो लिखें उसमें, और एक सेंटेंस सफिशिएंट है, पर हम फिर भी आराम से 2 सेंटेंसेस लिख सकते हैं. एवं पूछूं बेटा, कुछ थोड़ा बता पाएगा या नहीं बता पाएगा कि वो जो डांसर है वासवदत्ता, उसने लैंप नीचे क्यों किया था? ऐसा क्या जरूरत पड़ गया था बेटा? मैम वो वाला चैप्टर मैंने करा नहीं हुआ है। अभी सार का एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, लेट हो गया था बेटा. इनके कहने का मतलब ये है कि मैम मैं ऐसा, हाँ 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 बताओ. मैम पूरा तो नहीं पता मुझे लेकिन मैंने अभी जितना पढ़ा है उस हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि द डांसर हैड टू लोअर हर लैम्प बिकॉज व्हाइल शी वाज ट्रैवलिंग और डांसिंग इन द डार्क she stumbled and her foot touched the
chest of the ascetic lying on the dusty ground, and she needed to see what was that which struck her foot. ठीक है, तो यही लाइन हमें लिखनी है क्योंकि अंधेरा हो रहा था और पैर रग लग गया था, तो उसको देखना। राइट डाउन बेटा। Yes, ma'am. The dancer had to lower her lamp because her foot had touched a chest. Her foot had touched a chest, and she wanted to look and she wanted to look at the person whom she had hurt unknowingly. Whom she had hurt unknowingly. Full stop. Besides, इसके अलावा बेटा एक और बात है, besides it was dark. Besides, comma, it was dark. एट्थ वाला बेटा पेज नंबर 17 पे हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वासवदत्ता द डस्टी बेड वॉज नॉट फिट फॉर द एसिटिक। वासवदत्ता ने एसिटिक से बोला आपके लिए ये डस्टी बेड सूटेबल नहीं है, ये जमीन आपके लिए सूटेबल नहीं है। ऐसा उसने क्यों बोला? उदिशा, व्हाट कैन बी द वन रीजन फॉर दैट? व्हाट डज कम टू योर माइंड? क्या तुम्हें लग रहा है बेटा, कौन सा रीजन? मैम क्योंकि वो उसकी फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गई थी। अट्रैक्ट हो गई थी, इस वजह से बोल रही थी कि ये बेड तो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। और दूसरा रीजन बेटा हम लिख देंगे क्योंकि खुद मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में है और वो चाहती है दैट दिस मैन आल्सो बी इनवाइटेड टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। राइट डाउन द आंसर बेटा। बिकॉज शी वॉज स्ट्रक by his outer personality and wanted to offer him materialistic comforts full stop. In addition to this, beta, because she was struck by his outer personality and wanted to offer him materialistic comforts. Full stop. In addition to this, comma, he was young and she could not resist his austere beauty, AUSTERE, austere का मतलब वो तपस्वी वाली ब्यूटी। बेटा, she could not resist his austere beauty, AUSTERE, austere beauty। जैसे शूर्पणखा could not resist the austere beauty of Ram and Lakshman, so that is the austere beauty, तपस्वी वाली बेटा जो सुंदरता है वो। एक ही रीजन तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। I am giving 2 reasons to you so that at least you should remember one. अब बेटा 9th वाला हमारा हो जाएगा, अभी टाइम है हमारे पास। 9th वाला, the ascetic has a face that was austerely beautiful because, तो बेटा जो एसिटिक है उसका चेहरा तपस्वी वाली ऑस्टेरी ब्यूटी से भरा हुआ है। क्यों ऑस्टेरी ब्यूटी से भरा हुआ था? Why he was so handsome to look at? संयोगिता क्या बोलेंगे बेटा? Ma'am, because he was a man of self-sacrifice and hence he had a reflection of ascetic beauty on his face. That is why. और बेटा एसिटिक का मतलब हो जाता है सेल्फ डिसिप्लिन ब्यूटी थी उसके चेहरे पे, या जो स्ट्रिक्ट एटीट्यूड ये लोग फॉलो करते हैं उसमें। तो बेटा जो सच में होता है तपस्वी, जो सच में होता है डिवोटी, उसी के चेहरे पे वो रिफ्लेक्ट।
So write down, because he Ma'am, was, हाँ बेटा बोल. can you repeat the question once? The ascetic has a face. The ascetic has a face that was austerely beautiful. That was austerely beautiful because Okay, ma'am. he was a true ascetic, because he was a true ascetic and lived lived a life of self-discipline, and lived a life of self-discipline and self-sacrifice. Self-discipline and self-sacrifice. Full stop. This inner divine beauty, this inner divine beauty radiated on his face. This inner, divine beauty radiated on his face. बेटा इस वाले चैप्टर के अभी 10 और 11 नंबर 2 और रह गए हैं हमारे, और वो हम कंप्लीट द रीजन कल करेंगे, और 13 से 20 तक के एमसीक्यूज रह गए हैं पेज 16 पे वर्कबुक के. सो इन टुमारोज क्लास फर्स्ट वी विल स्टार्ट दिस, और बेटा उसके बाद फिर हम एडवाइस टू यूथ के, तो पहले कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ताकि ये चैप्टर हमारा रहे. सी यू टुमारो 8:20 पे मिलते हैं. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Good night, ma'am.